ये कहाँ घाटा हो रहा है सर? है? घाटा कहाँ हो रहा है? घाटा तेल कंपनियों को हो रहा है। अच्छा, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे हाँ। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक स्थिति ऐसी आई थी कि कच्चा तेल $24 और $23 प्रति बैरल पर आ गया था। हाँ। तब तो मोदी जी ने पैसे कम नहीं किए थे, तब तो 90 रुपए बेच रहे थे पेट्रोल। तो पहले अगर 1000 करोड़ का घाटा बता रहे हैं तो पहले ये भी तो बताइए कि पिछले 10 साल में कमाया कितना आपने, प्रॉफिट कितना है आपका। कुछ देर पहले ब्रजेश पाठक जी बैठे थे, हाँ। स्वास्थ्य मंत्री हैं, हाँ। आपने तो उनसे स्वास्थ्य पर सवाल ही नहीं पूछा कोई। आप में से सब यहाँ मौजूद थे, आप बताइए एंकर ने क्या। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि सामने ही से खड़ा होकर बोलते कि हमको पूछना है। ब्रजेश पाठक जी चले गए भाई, उसी से मैं आपको पूछना था। आप राकेश जी कह रहे हैं कि आप सिफारिश करने में लगे हुए थे। ये मान गए ना, आपका काम हम कर रहे हैं। तो करिए सर, खड़ा होकर सवाल पूछिए। आपको होते पूछना था, वो सवाल ओपन हम प्लेटफॉर्म पूछ है। मैंने तो यहाँ भी लोगों से कह दिया किसी को सवाल पूछना है तो इशारा करें, मैं उठ के चलाऊंगा। अरे सर, आपने किसी से कुछ नहीं कहा। ये तो पारदर्शिता है सर, ये तो ट्रांसपेरेंसी है। आपने पहले लेकिन आप राहुल गांधी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि वो 60 करोड़ का खर्चा कहाँ से हुआ, उस पर आप नहीं बोल रहे। आपने पहले से बता के रखा है कि बीजेपी से सवाल ना पूछना। चाहे डिबेट हो या फिर किसी नेता का इंटरव्यू, ये गोदी पत्रकार बस सरकार की चाटुकारिता करते ही नजर आते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब डिबेट के दौरान बीजेपी के चाटुकार पत्रकार राकेश पांडे अपनी दलाली का सबूत दे रहा था, तो फिर कैसे एएन के प्रवक्ता सैयद आसिम वकार ने भरी पब्लिक के सामने इस चाटुकार की सारी पोल खोल कर रख दी और एक पत्रकार को सरकार से किस तरह से सवाल करना चाहिए उसका भी पाठ पढ़ाया, जिसे सुनकर राकेश पांडे के साथ साथ आरएसएस के चाटुकारों को भी मिर्ची से लग गई। तो उस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ये टीवी वाले भाई जूम करो। तो ये 1000 करोड़ रोज का घाटा अगर मैनेज करने की बातचीत हुई है और बचत की बात, और खुद प्रधानमंत्री ये संदेश दे रहे हैं अपना काफिला छोटा करके 2 गाड़ी का, और विदेश तो वही जाएंगे, कहां से क्या, फिर क्यों इस पर पॉलिटिक्स हो रही है? कहाँ घाटा हो रहा है सर? है? घाटा कहाँ हो रहा है? घाटा तेल कंपनियों को हो रहा है। अच्छा, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे हाँ। तो उस वक्त देश में पेट्रोल 60 रुपए लीटर हुआ करता था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक स्थिति ऐसी आई थी कि कच्चा तेल $24 और $23 प्रति बैरल पर आ गया था। हाँ। तब तो मोदी जी ने पैसे कम नहीं किए थे, तब तो 90 रुपए बेच रहे थे पेट्रोल। तो पहले अगर 1000 करोड़ का घाटा बता रहे हैं तो पहले ये भी तो बताइए कि पिछले 10 साल में कमाया कितना आपने, प्रॉफिट कितना है आपका। सही बात। ये कौन बताएगा भाई? आप कमा भी तो यहां से रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आप अभी मैं इस पे ये पढ़ रहा था तो आपने लिखा है उत्तर प्रदेश प्रगति का महामार्ग। मुझे एक मार्ग बताइए जहां प्रगति हुई हो। कहीं प्रगति नहीं हुई है। कौन सी प्रगति आप कर रहे हैं? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, उत्तर नहीं, प्रदेश सर, में कोई प्रगति नहीं हुई है। नहीं सर, बात समझिएगा। आप सड़क बनाते हैं, उस पर पैसे पहले लेने लगते हैं टोल लगाकर। आपने कार बेची, उस पर रोड टैक्स ले लिया। आपने 20 लाख की फॉर्च्यूनर पर पहले टैक्स लगा के उसको 55 लाख का कर दिया। भाई रोड टैक्स भी हम दें, इनकम टैक्स भी हम दें, हाँ। रजिस्ट्रेशन फीस भी हम दें, हाँ। जीएसटी भी हम दें, हाँ। पेट्रोल पे वैट भी हम दें, हाँ। और उस बाद आप सड़क बनाएंगे पब्लिक के पैसे से, उस पर हमसे पैसे ले लेंगे आप। तो आपकी सरकार आ जाएगी तो आप सारा टैक्स खत्म कर देंगे। होना चाहिए सर। टैक्स होना ही नहीं चाहिए। नहीं, टैक्स जैस टैक्स रखिए आप। ये तो गुंडा टैक्स हो गया है कि तुम कमा रहे हो, हमको इतने पैसे दो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे, तुमको जेल में डाल देंगे, तुमको किडनैप कर लेंगे, तुमको बंद कर लेंगे। ये टैक्स सरकार के टैक्स नहीं होते हैं। सरकार के टैक्स होते हैं कि ईमानदारी के टैक्स दो। अच्छा, 1 मिनट सर, बात निकाली तो पूरी कर लेने दीजिए। आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, आप हमसे वोट ले रहे हैं, आप हमसे सरकार बनवा रहे हैं, और उसके बाद में हमारे ही बच्चे स्कूलों में अवैध फीसें जमा करेंगे। 10-10 हजार, 12-12 हजार, 8-8 हजार की फीस जमा करेंगे। हमारे बच्चों के जो कोर्स हैं वो 700-600 रुपए का कोर्स स्कूल के मालिकान 7-7 हजार, 8-8 हजार का बेचेंगे। सरकार की नजर इस पे नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? क्या कर सकता हूं यार? बिल्कुल। कुछ देर पहले ब्रजेश पाठक जी बैठे थे, हाँ। स्वास्थ्य मंत्री हैं, हाँ। आपने तो उनसे स्वास्थ्य पर सवाल ही नहीं पूछा कोई। अरे तो खड़ा होकर आप पूछ लिए होते। नहीं, आप बताइए, आप लोग यहाँ मौजूद और ये भी थे। बता रहा हूं कि अगर डिबेट में किसी को सवाल पूछना है तो हाथ उठाएंगे, मैं आ जाऊंगा आप अरे लोगों सर, के पास। बात तो सुन लीजिए। हाँ। आप में से सब यहाँ मौजूद थे, आप बताइए एंकर ने क्या। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि सामने ही से खड़ा होकर बोलते कि हमको पूछना है। ये पूछेंगे। मुस्कुरा रहे अरे थे सर, क्योंकि बात उसको तो लगा कि मुसलमान सपा से इनकी तरफ चला नहीं, जाए। बात तो सुन। जाते समय कोई सिफारिश भी बता रहे थे। बात तो जाते समय कोई सिफारिश भी बता रहे थे। सर, इसीलिए मेरी सवाल नहीं बात तो पूछ सुन लेने पाते। दीजिए। इसीलिए सवाल नहीं पूछ पाते। बात तो सुन लेने दीजिए। इतना डर क्यों लग रहा है रे?
पहले तो हर्षवर्धन जी के आगे आप लगाते हैं राजनीतिक विश्लेषक या पत्रकार, है। इनको बताइए आरएसएस का पत्रकार। बिल्कुल पहले सीधी सी बात, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कितने लोग हैं, सबके घर में परिवार है, सबके घर में बीमारी दुखी आती है, सब डॉक्टर के पास जाते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को जो यहां बैठा उसको ये भी पता है कि अगर एक 2000 रुपए की जांच डॉक्टर साहब ने लिखी है तो उसमें 1200 रुपए डॉक्टर साहब का कमीशन है, पता है ना? अच्छा चलिए, मैं एक मिनट सर, क्या आपने ब्रजेश पाठक को यह बात नहीं पता है? क्या ब्रजेश पाठक को इस पर कार्रवाई नहीं करना? अरे तो ब्रजेश पाठक जी चले गए भाई, उसी से मैं आपको पूछना था। आप राकेश जी कह रहे हैं कि आप सिफारिश करने में लगे हुए थे। ये मान गए ना, आपका काम हम कर रहे हैं। अरे तो करिए सर, खड़ा होकर सवाल पूछिए। आपको होते पूछना था, वो सवाल ओपन हम प्लेटफॉर्म पूछ रहे है। मैंने तो यहाँ भी लोगों से कह दिया किसी को सवाल पूछना है तो इशारा करे, मैं उठ के चलाऊंगा। अरे सर आपने किसी से कुछ नहीं कहा, ये तो पारदर्शिता है सर, ये तो ट्रांसपेरेंसी है। आपने पहले लेकिन आप राहुल गांधी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि वो 60 करोड़ का खर्चा कहां से हुआ, उस पर आप नहीं बोल रहे। आपने पहले से बता कर रखा है कि बीजेपी से सवाल ना पूछना। ना कोई आप बोलिए, किसको कौन पूछेगा, बोलिए। अब मैं तो चला बोलने नहीं दे रहे। ट्रांसपेरेंसी है, मैं देश की बात कर रहा हूँ, जो देश की बात नहीं। सब यहाँ देशी की बात कर रहे हैं सर, जो देश की बात, पाकिस्तान की बात करने थोड़ी नहीं बैठा है यहाँ पर। मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं दे रहे। हाँ तो यहाँ भी देशी आवाम की बात, देश की बात कर रहा हूँ, मुझे बोलने। चलिए 30 सेकंड और पूरा करिए। कुछ नहीं पूछेगा सवाल। नहीं तो आप पूरा करिए। अगर आप राष्ट्रवाद पे बहस लेकर आए हैं तो मुद्दे भी राष्ट्रवाद के होना चाहिए, सवाल भी राष्ट्रवाद के होना चाहिए, जवाब भी राष्ट्रवाद के होना चाहिए। सर पत्रकार वाला काम मुझे छोड़ दीजिए, आप जवाब वाला काम करिए। सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। 30 सेकंड और पूरा करिए। मसला तो यही है सर। तू समझा? हाँ, मतलब आप सबको सिखा लेंगे कि काम नहीं कर रहे हूँ, आरएसएस के पत्रकार हैं, मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, आप नेतागिरी छोड़कर सब काम कर लेंगे। हर्षवर्धन जी 30 सेकंड बोलिए। आ रहा हूँ। मैं ये कहूंगा आप लोगों को, असीम वकार जी को या तो जानकारी नहीं या झूठ बोलने की आदत है। अगर एक दिन भी मोदी सरकार में 24-25 डॉलर का क्रूड बिका होगा तो मैं टीवी पर चैनल पर आना बंद कर दूंगा। आप लोग सब खोज लीजिए, इतना झूठ बोलते हैं असीम वकार। और आपके पास समय है, आप बताइए 24-25 डॉलर कभी भी होगा, बताइएगा। कभी नहीं, नॉट फॉर अ सिंगल डे। 39 to 40 डॉलर कोविड टाइम में आया था। कोविड के समय में जब बिल्कुल डिमांड ही नहीं रही तब ये हुआ। लेकिन इसको ये कहते हैं, ये ठीक वही हाल है कि कोविड काल का आंकड़ा लेकर कहेंगे 45 साल की महंगाई हो गई। दुनिया में महंगाई के आंकड़े क्या है? और इसीलिए मैं कह रहा हूं इन राजनेताओं की बात मत सुना कीजिए, वरना क्या होगा, इनको तर्क नहीं सूझेगा तो ये कहेंगे कि आरएसएस के पत्रकार हैं। समझिए इनका हाल देखिए। आज बादा भाई का तेल निकलेगा। पेट्रोल पर बात हुई, फ्यूल पर, तो देश की जनता के सामने एक फैक्ट रखना जरूर चाहिए कि 2004 से 14 के बीच में जो क्रूड ऑयल है वो 217% से बढ़ा था, 217% से। और तब पेट्रोल और डीजल लगभग 60 रुपए के आसपास बिक रहा था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में वो जो 10 साल वाला जो है उसमें क्रूड ऑयल लगभग मुझे लगता है 67% के आसपास से गिरा, लेकिन हमको पेट्रोल डीजल जो है वो 100 रुपए के आसपास मिल रहा था। दूसरी बात देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। अब हर्षवर्धन जी अब आप जाइए यहां से। अब देखिए जवाब मिल गया आपको। आपको नहीं सर वो बात नहीं कि मैं चैलेंज कर रहा हूं। आपको टीवी डिबेट छोड़ना पड़ेगा। असीम वकार जी, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, मैं आंकड़ा लेके बैठा हुआ हूं। एक बताइए, मैं आपको साल खोल के, मेरे पास चार्ट पड़ा हुआ है। 2020 नहीं, करेक्ट 19 डॉलर, बिल्कुल नहीं, 19 डॉलर, कभी नहीं, 19 डॉलर, 2000 मैं आ रहा हूँ। एक बार फराज साहब की बात पूरी हो जाए, मैं आ रहा हूँ। फराज साहब की बात पूरी हो जाए। $57 पर बैरल 2019 का आंकड़ा निकाल लीजिए। अरे हर्जी 19 डॉलर है, आगे बढ़ते हैं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए मेरे पास चार्ट है सर, आप जहां से भी खोल, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं आ रहा हूँ सर, फराज साहब की बात पूरी हो जाए। वाइज बात कर लीजिए। $25 का क्रूड कभी नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने कहा कि एक देश एक टैक्स, एक देश एक टैक्स, पहले जीएसटी लगाएंगे। 54% तक जो वैट था वो घट करके आज 28% से नीचे आ गया। तो मैं अब 54% तक टैक्स हुआ करता था, टैक्स तो हमने कम किया है। सुन तो लीजिए सर, तो अगर आप एक देश एक टैक्स की बात कर रहे हैं तो सब चीजों पे अगर जीएसटी लगाया है तो पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर आप वैट क्यों लगाए हुए?
सभी राज्य सहमत हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो भी होगा। मतलब लूट है कहीं, सभी राज्य सहमत हो जाएंगे तो वो भी होगा। जीएसटी कहीं लूट है। निर्णय कब ठीक किया है इसका? असीम बकार भाई सुनिए, क्या बच्चों वाली बात की है? एक बात। नहीं, एक मिनट सर। कपड़े पे सब सरकारें आपके साथ सहमत कर रही हैं, ठीक है। बिजली पर, हाँ, नहीं, इस पर आ जाएंगे। फराज साहब कुछ कह और रहे हैं। पेट्रोल पर आप कह रहे हैं सरकारें अगर बोलिए मंजूर फराज जी, कर लें। बोलिए। मजाक कर रहे हैं आप देश के साथ। देखिए राकेश भाई, आप अपने अंधभक्तों को बनाइएगा बेवकूफ। क्या बढ़िया था गुरु। एक बात कहते हुए मैं हर्षवर्धन जी से आखिरी टिप्पणी लूंगा, और एक बात कहते हुए कि जब आप वैट की बात कर रहे थे असीम भाई, तो वहां से उठ के आके यहाँ पर अंशु भाई से पूछना चाहिए था कि आपकी हिमाचल प्रदेश में सरकार है कितना वैट बढ़ाकर कितना पेट्रोल बढ़ गया था। 40 लाख करोड़ रुपए अगर मोदी बात सरकार ने कमाए हैं पेट्रोल और हाँ, डीजल से। ठीक 40 है। लाख करोड़। ठीक ठीक। मैं 1 मिनट आपकी जवाब दे रहा हूं। सरकार सेंट्रल की अगर वैट लगा रही है तो स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी कैसे लगा सकती है? फार्मूला आप बता अरे अभी वैट की बात हो रही है, आप जीएसटी पर चले गए। हाँ, तो आप अगर लोग मिलजुल पेट्रोल- कर, अरे तो भाई जाकर काउंसिल में कहिए ना कि लाइए इसको एक दायरे में, सिस्टम में। कितने लोगों ने जाकर नहीं, कह दिया? लोग पूछ रहे हैं कि अगर एक चीज मोदी जी कोई भी प्रोडक्ट वैट लगा के बेच रहे हैं हाँ। तो उसको राकेश पांडे जी हाँ। जीएसटी लगा के कैसे आगे बेचेंगे? ठीक बात है। चलिए अब हर्षवर्धन जी एक आखिरी टिप्पणी, और आखिरी टिप्पणी है कि ये ना राहुल गांधी के दौरों का हिसाब बता पाए, प्रधानमंत्री के दौरों पर सवाल उठाने के अलावा। ये बता कैसे लेंगे? 1 मिनट। अब आपने इनसे पूछा जब भारत के अरे मैंने प्रधानमंत्री, हर्षवर्धन जी से पूछा। भारत के प्रधानमंत्री और भारत के वित्त मंत्री, हाँ। जिनके पास सारा डाटा और आंकड़ा और सब कुछ मौजूद है, जब वो नहीं बता पा रहे हैं राहुल गांधी के दौरों का रिकॉर्ड, तो ये कैसे बता देंगे बेचारे? क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। तो देखा आपने कैसे जब इन गोदी मीडिया पत्रकारों के सामने बीजेपी के सारे पोल पट्टी खोली जाती है तो ये मुद्दों को भटकाते हुए बस राहुल गांधी और कांग्रेस को ही कटघरे में खड़े करते रहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।